तो जो मैंने देखा था लास्ट टाइम कि एक तो न्यूटन और टाइम के बीच में कन्वर्जन फैक्टर किस तरह से निकालना वो हमने देखा, और उसके बाद जूल और अर्ग के बीच में किस तरह से कन्वर्जन फैक्टर निकालना होता है वो भी देखा। उसके बाद प्रेशर का जो यूनिट्स है, ठीक है, वो किया था ना हमने प्रेशर का, पास्कल 1 पास्कल इक्वल Pas- टू 10 जाइन पर सेंटीमीटर Density. स्क्वायर, वो किया था। ठीक है, अभी डेंसिटी के जो दो यूनिट्स है उनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, डेंसिटी का देखो दो यूनिट्स होते हैं, एक तो एसआई यूनिट होता है और दूसरा सीजीएस यूनिट होता है। तो एसआई यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये हो गया उसका एसआई यूनिट, और उसका सीजीएस यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो वी वांट टू फाइंड आउट दैट 1 kilogram per meter cube is equal to how many? So let us take it as x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमको x का वैल्यू ढूंढ के निकालना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे अभी कि इन दोनों के डायमेंशंस डाल देंगे यहाँ पे। तो डेंसिटी के डायमेंशंस हमको पता होते हैं m1 and l minus 3, that is equal to x into again the same thing, that is m1 and l minus 3. But as we know that here we have to replace the MKS units, so keep them as 1, 1, and here we have to replace the CGS units, so express them as 2, 2. ठीक है, तो अब यहाँ पे MKS units के अंदर आ जाता है किलोग्राम रेज टू 1 into मीटर रेज टू minus 3, which must be equal to x into ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे ग्राम रेज टू 1 into सेंटीमीटर रेज टू -3, so that we can take all terms in this side so as to get x. So we get that kilogram upon gram into meter raised to -3 upon centimeter raised to -3 as it is, that is equal to x. So if we simplify this further, then we can get kilogram upon gram the whole bracket raised to 1, क्योंकि दोनों का पावर 1 ही है तो इसलिए इस ब्रैकेट का भी 1 ही पावर आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे भी हम 1 लिख देते हैं इनटू यहाँ पे ब्रैकेट में मीटर अपॉन सेंटीमीटर and the whole bracket raised to -3 kept as it is, which is going to be equal to x. So finally x is going to be equal to, तो मिल जाएगा किलोग्राम अपॉन ग्राम। we know that 1 kilogram is 10 raised to 3 gram upon gram is going to get cancelled into bracket में अभी वापस 1 meter happens to be 10 raised to 2 centimeter, that is divided by centimeter and the whole bracket raised to -3 kept as it is, so that we can simplify this further, so that gram will get cancelled, centimeter will get cancelled, and we'll be left with 10 raised to 3 into 10 raised to 2 raised to -3, which comes out to be 10 raised to 3 as it is into 10 raised to 2 into -3, which is going to become -6. According to the rule, a raised to m raised to n equal to a raised to mn, and we also have that a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n, so that we get this as 10 raised to 3 minus 6, which comes out to be 10 raised to -3, and that is the value of x we want. So once we get the value of x, we can put it here in the formula so as to get the conversion factor. So finally we can say that 1 kilogram per meter cube is going to be equal to 10 raised to -3 gram per centimeter cube, and this is going to be the final result. We have found it out. ठीक है, तो कोई भी दो क्वांटिटीज का जो अलग अलग, कोई भी क्वांटिटी का जो अलग अलग सिस्टम्स में जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट्स, उनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, देखो प्रतीक्षा हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने डेंसिटी जो है, डेंसिटी का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, इनके बीच में डायमेंशन कन्वर्जन फैक्टर ढूंढने के लिए ट्राई किया, जो कल सिखाया था ना कन्वर्जन फैक्टर निकालने का। तो वो उसके लिए डेंसिटी का हमको अभी करना है। तो डेंसिटी के लिए हमको पता है कि इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हमने 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल दिया, और उसके बाद फिर डेंसिटी के डायमेंशंस डाल दिए जो होते हैं m1 l -3 दोनों तरफ, ठीक है। बट यहाँ पे 1 सफिक्स लगाया और यहाँ पे 2 सफिक्स लगाया, और उसके बाद यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हमने मास का किलोग्राम डाल दिया, लेंथ के बदले मीटर डाल दिया, रेज टू -3 वैसे ही रखा, और इधर ग्राम और सेंटीमीटर डाल दिया क्योंकि वो सीजीएस यूनिट है इसलिए। और उसके बाद फिर स्प्लिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्राम को नीचे लेके गए, फिर सेंटीमीटर क्यूब को नीचे सेंटीमीटर रेज़ टू -3 को भी नीचे लेके गए, फिर किलोग्राम के नीचे किलोग्राम आ गया और मीटर के नीचे सेंटीमीटर आ गया और -3 को कंबाइन कर दिया ब्रैकेट के ऊपर। अब यहाँ पे किलोग्राम के बदले 1000 ग्राम डाल दिया और मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर डाल दिया, और फिर ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बाकी 10⁻³ इंटू 10⁻² का -3 पावर बचा जो बनता है 10⁻⁶, और 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ बिकम्स 10⁻⁻3। इससे हमको डेंसिटी के दो यूनिट्स के बीच में का कन्वर्जन फैक्टर मिल गया। दैट्स इट। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सो दैट वी कैन मूव फर्दर। हो गया? ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तीसरा जो हमारा ये है उसका यूज है वो हम अभी देखेंगे। देखो ठीक से, व्हाट इज द थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसमें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। अभी जैसे देखो कि हमको पता होता है कभी कभी कि कोई भी क्वांटिटी जो है ना वो कौन से क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अगर हमको सिर्फ पता है तो वो कैसे डिपेंड करता है वो हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस। जैसे उसका एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले तुमको समझने के लिए कि अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है तुमको पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? इट्स हाफ mv²। ये तो पता होगा आपको, ठीक है। अभी ये हमको पता है, लेकिन अभी हम ऐसा करेंगे कि ये हम 2 मिनट के लिए ऐसे मान लेंगे कि हमको ये पता नहीं है। वी डोंट नो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल, बट वी नो एट लीस्ट थिंक दैट द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। तो ये हमको पता है ऑलरेडी कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन on the mass. First thing is mass and the second thing is velocity of the body. तो ये तो ऑब्वियसली ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि मास बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है, ठीक है। और फिर वेलोसिटी बढ़ाने से भी हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के अंदर ज्यादा है। तो इसलिए हमको इतना ही पता है सिर्फ कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, दैट्स इट। But we don't know the exact formula for kinetic energy like half mv². No. So we can just guess what should be the formula for kinetic energy in terms of mass and velocity if just it is known that the kinetic energy just depends on mass and velocity.
तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन कैसे करता है, डायरेक्टली करता है, इनवर्सली करता है, वी डोंट नो। पावर पे, कौन से पावर पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे करता है या क्यूब पे करता है या रेस टू पावर 5 पे करता है, वी डोंट नो अगेन, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारे हैं, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, हाफ ऑफ एम वी क्यूब, ऐसा भी तो हो सकता था ना। इवन ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। या होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट, we cannot say that in any one possibility, if even m cube into v raised to 5, ऐसा भी तो हो सकता है। नो ऑप्शन, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है, लेकिन हाउ विल यू कंक्लूड दैट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट हाफ एम वी स्क्वायर ओनली। तो एटलीस्ट ये जो डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस हमको मिलने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कि इन जनरल हम एज्यूम कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला ऐसा है, k is equal to some constant. We don't know that constant also. Suppose that constant, the kinetic energy is proportional to some power of mass and some power of velocity. समझा क्या किया हमने? The powers are unknown. ये x और y जो है ना, वो हमने unknown रखा है, unknown. We don't know the values of x and y so far, but we are just randomly put them as x and y, so that we can find out them by using dimensions. तो हम डायमेंशंस यूज करके अगर इनको फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे, तो डायमेंशंस यूज करने से पहले फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट डालना पड़ेगा, कांस्टेंट, सपोज c इज द कांस्टेंट into m raised to x as it is and v raised to y again as it is, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे रख देंगे, अब यहाँ पे याद रखो, मास m मतलब क्या है, यहाँ पे मास है, और v मतलब क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डायमेंशंस अगर डाल देंगे दोनों तरफ, तो हमको मिल जाएगा डायमेंशंस ऑफ k, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब भी डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये डायमेंशंस ऑफ k इज गोइंग टू बी इक्वल टू c, अभी c को तो कोई डायमेंशन रहेंगे ही नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इसलिए फिर c को हम स्किप करेंगे। बाकी मास जो है, मास के डायमेंशंस को x से रेज करेंगे, और एट द सेम टाइम वेलोसिटी के जो डायमेंशंस है उसको y से रेज करेंगे, ठीक है। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज टाइप ऑफ वर्क डन ओनली। तो काइनेटिक एनर्जी का भी हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया था, इक्वेशन डिराइव किया था, डायमेंशनल इक्वेशन, जो कि हमको पता है m1 l2 t माइनस 2 हुआ करता है, करेक्ट है। तो ये हमको पता है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे, और इस तरफ फिर ये जो m है, m मतलब क्या है, यहाँ पे मास है, वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ऑलरेडी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी होने की वजह से उसका जो डायमेंशन है वो हमको मिल जाएगा सिंपली m1, और रेस टू x करने से वो नेक्स्ट स्टेप में m रेस टू x ही बन जाएगा, नो डाउट। और फिर वेलोसिटी का जो है डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है क्लास लेक्चर में, जो कि L1 t माइनस 1 हुआ करता है, बराबर है। तो ये बन गया इधर L1 t माइनस 1, ओके, एंड रेस टू y kept as it is. And now in the next step we can solve this further and get this as, so m1 l2 t minus 2 is kept as it is in the left hand side, which is going to be equal to, अब यहाँ पे m1 रेस टू x क्या बनेगा, m रेस टू x बन जाएगा, और फिर ये जो है l रेस टू y ये बनेगा, और यहाँ पे t रेस टू माइनस y बनेगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसिस, करेक्ट है। एंड देन वी कैन जस्ट नाउ इक्वेट द पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ द साइड्स, चेक। तो ये तीनों के पावर्स जो है वो अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमको देखो क्या मिलेगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे चाहिए तो, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m, l and t. So what we get is 1 is equal to x, दूसरा मिलता है 2 is equal to y, और तीसरा बन रहा है -2 is equal to -y। अब देखो x 1 इक्वल टू x से हमको डायरेक्ट x का ही वैल्यू मिल गया 1, दैट्स इट, और इधर से हमको y का वैल्यू मिल रहा है 2, और अगर यहाँ पे माइनस माइनस साइन कैंसिल भी कर दो तो भी हमको y इक्वल टू 2 ही मिलेगा, तो वापिस रिपीट करने से फायदा ही नहीं। तो ये y का वैल्यू और x का वैल्यू तो हमको ऑलरेडी मिल गया,
अभी ये वैल्यूज अगर हमने इस वाले इक्वेशन के अंदर अगर डाल दिया, ये वाला जो इक्वेशन है इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 लेके रख दो, this equation number 1. So if you put this value of x and y in equation number 1, then we can easily get the expression for kinetic energy K, that is equal to some constant C into m raised to 1 into v raised to 2. That's it. What is the formula for kinetic energy? At least dependence तो पता चल गया, ये देखो mv स्क्वायर तो पता चल गया एटलीस्ट। चलो ठीक है, हाफ हमको कभी पता नहीं चलेगा डायमेंशन से, क्योंकि हाफ को डायमेंशन होते ही नहीं है, तो हाफ कैन नेवर बी फाउंड आउट यूजिंग डायमेंशंस, ये सीधी बात है। तो इसलिए दिस हाफ जो सी का जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट से ही हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड दैट, अगर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हमको मिलेगा कि सी का जो वैल्यू है वो हाफ होता है। तो अगर हम ये वैल्यू हाफ सी का यहाँ पे डाल देंगे तो उससे हमको मिल जाएगा द काइनेटिक एनर्जी K becomes equal to half m v square. That's it. देखो प्रूव कर दिया हमने। तो इस तरह से हम ये डायमेंशंस को एक रिसर्च टूल की तरह यूज कर सकते हैं, रिसर्च टूल की तरह, क्योंकि हमको अभी ये चलो ठीक है, ये इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हाफ इनटू mv स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको पता था। लेकिन ये एग्जांपल हमने इसीलिए लिया है ताकि हमको ये डायमेंशन का मेथड समझ में आए। एक बार हमको मेथड समझ में आ गया तो उसके बाद हम ये टेक्निक जो है वो दूसरे किसी इक्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता ही नहीं है, ठीक है। तो यूजिंग दिस डायमेंशंस ओनली वी कैन जस्ट गेस द इक्वेशंस, न्यू इक्वेशंस इन फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर नए नए इक्वेशंस जो है वो इन्वेंट करने के लिए ये डायमेंशंस का यूज हो सकता है, हम यूज कर सकते हैं। तो यही उसका तीसरा यूज है डायमेंशंस का मैथमेटिक्स से। दिस इज गोइंग टू बी द एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो वी कैन यूज द डायमेंशन एनालिसिस, ओके। तो इसका भी चलो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। हो गया? हाँ सर। Okay, let us move to the next. अभी देखो ये सेम टेक्निक यूज करके हमको और एक इक्वेशन अभी बनाना है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बना सकते हैं आराम से, तो इजी है। पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। बट सपोज वी जस्ट नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स just we know that the potential energy depends on, one is the mass, that is m, दूसरा है gravity, मतलब ये acceleration due to gravity which is denoted by g, और तीसरा है height which is denoted by h। बस ये तीन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है, इतना हमको पता है, ठीक है। बट कैसे डिपेंड करता है we don't know, we can find it out using the dimensions only. So what we are going to do is we are going to just take this u to be directly proportional to some power of mass m into some power of gravity into some power of height। समझा ठीक से क्या किया? तो अलग अलग जो पावर्स है वो हमने ले लिए, u m g और h के कोई भी तीन पावर्स हमको लेने हैं। इसे x y z के बदले तुम a b c भी यूज कर सकते हो अगर तुमको पसंद है, ठीक है। तो a b c भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, बट द थिंग इज टू हियर वी हैव टू फाइंड आउट दोस वैल्यूज ऑफ x y and z, और इफ यू कॉल इट एज a b c, नो डाउट। तो अब यहाँ पे वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे,
और इससे यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा c, उसको बोल दो या k बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो c इंटू m रेस टू x इंटू g रेस टू y इंटू h रेस टू z, ठीक है। एंड देन वी कैन जस्ट इक्वेट द डायमेंशंस। तो u के डायमेंशंस, और अब यहाँ पे c के तो कोई डायमेंशन रहने वाले ही नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है, बराबर, इट्स गोइंग टू बी अ नंबर। एंड बाकी बचता है मास, उसका x पावर हमको करना है, दूसरा है ग्रेविटी जिसका y पावर हमको करना है, और तीसरा है हाइट h जिसका z पावर हमको करना है, ठीक है। अभी डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर गोइंग टू बी m1 L2 इंटू t माइनस टू, बिकॉज है तो वो एनर्जी ना, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क डन हो, डायमेंशन तो सबके सेम ही रहेंगे, नो डाउट, because work done itself gets converted into potential energy and potential energy can convert into kinetic energy, so they are just interconvertible, so they are of the same dimensions। बाकी मास जो है वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमको पता है ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पे m1 आ जाएगा, बट पावर उसका x याद रखो। दूसरा है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका डायमेंशन हमने कल भी निकाला था, याद होगा, L1 t minus 2 and that is raised to y as it is। एंड देन तीसरा जो है हाइट, और वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है क्योंकि हाइट माना लेंथ के डायमेंशन का होता है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा L1 रेज टू z। ओके, अभी इसको अगर सॉल्व करो आगे तो बनेगा, देखो, m1 as it is L2 and t raised to minus 2 as it is, which is going to be equal to, अब यहाँ पे करो m1 raised to x क्या बनेगा, mx बनेगा, ठीक है। तो ये mx बन गया, और L रेस टू, चलो ठीक है, इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर दो यहाँ पे, L रेस टू y, और t का भी पावर क्या आएगा, -2y आएगा, समझा कैसे, अकॉर्डिंग टू द रूल, तो a रेस टू m द होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू mn। ओके, एंड देन हियर L रेस टू z सिंपली केप्ट एज इट इज। अभी इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा m1 L2 t minus 2, जो कि LHS में ऑलरेडी है, उसको हमने एज इट इज रखा। अब यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स है जिनके बेस कॉमन है उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे m का तो एक ही टर्म है, तो कीप इट एज इट इज, सो इट विल बी m रेज टू x। ओके, फिर वापस l का दो पावर से आ रहा है, देखो यहाँ पे एक तो y और दूसरा यहाँ पे z, ठीक है। तो l का कितना पावर आएगा, y प्लस z, ठीक है, y प्लस z, और फिर t का जो है, t का भी एक ही टर्म है, तो उसका जो -2y पावर है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, देखो, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m, l and t, what we get is 1 is going to be equal to x, दूसरा 2 is going to be equal to y plus z, और तीसरा जो है -2y is going to be equal to -2, चेक, करेक्ट है। दोनों तरफ हमने ये जो है ये वाला इक्वेट किया इसके साथ, ये वाला इक्वेट किया इसके साथ, और ये जो है इक्वेट किया इसके साथ, खत्म। जैसे हमको ये मिल गया, अभी इससे हमको वैल्यूज मिल जाएंगे, देखो, तो सबसे पहला वैल्यू हमको किसका मिल रहा है, x का मिल रहा है, देखो, सो x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 फ्रॉम दिस। ओके, दूसरा इसमें से चेक करो, इसमें से क्या मिल रहा है, अगर -2 कैंसिल कर दो तो देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू -2 अपॉन -2, मतलब ही y is going to be equal to 1। Okay, once you get y and x, we can find out z easily because already we have this second equation here. So if we put this value by here, then we can get 2 is equal to 1 plus z, क्योंकि y equal to 1 है ना यहाँ पे, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे y के बदले डाल दिया, जिससे वो 1 plus z बन गया। अब ये 1 अगर इधर जाएगा तो हमको मिलेगा 2 minus 1 is going to be equal to z, जिससे हमको मिलेगा z is equal to 1, that's it। So x is 1, y is 1, z is also 1, so that we can say if we put these values in equation number 1 again, where is equation number 1, see here, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इसके अंदर अगर डाल देंगे तो हमको मिलेगा u
is equal to some constant c into m raised to 1 g raised to 1 into h raised to 1. But from experiment c can be found out to be equal to 1. Experiment से हमको c equal to 1 मिल जाएगा. Or once we get the value of c, we can just be sure that u is going to be equal to simply m g h, and that is final. So this is going to be the final formula for potential energy. So this is the second example. Take the screenshot of this also first. ओके ठीक है. अभी तीसरा एग्जांपल हम करेंगे सेम टाइप का, सेम हेडिंग. We have to find out the relationship between the various physical quantities given that suppose कि प्रेशर जो है, प्रेशर किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो सपोज डिपेंड करता है अलग अलग क्वांटिटीज के ऊपर. इतना हमने निकाल के रखा कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, जिसको हम h डिनोट कर सकते हैं. दूसरा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है वो, सपोज ग्रेविटी, जिसको हम g से डिनोट कर सकते हैं. और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, लिक्विड का डेंसिटी कितना है. तो ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. तो उसको रो डिनोट करो या डी भी डिनोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. अगर तुमको रो पसंद नहीं है तो उसको हम डी से डिनोट करेंगे. चलो ठीक है. तो देखो ठीक से ये तीन क्वांटिटीज के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, और प्रेशर को हम किससे डिनोट करना है, हमको P से डिनोट करना है. चलो ठीक है. सो जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ H, D and G if we just know the dependence, but we don't know how the pressure is depending upon this H, D and G. अभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर इज इक्वल टू H स्क्वायर D क्यूब इंटू G रेज टू 5 हो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं. तो बट हमको ये ढूंढ के निकालना है कि एग्जैक्टली प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, और वो भी सिर्फ डायमेंशनल लेवल पे. तो अगर डायमेंशन यूज करके हमको ये निकालना है, इस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, हाइट, ग्रेविटी एंड डेंसिटी, तो उसके लिए हमको सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा. लेट अस assume that pressure is proportional to the sum power of height. तो h raised to a ले लेंगे. चलो ठीक है. दूसरा सम पावर ऑफ ग्रेविटी, उसको b बोल देंगे. एंड सम पावर ऑफ डेंसिटी, तो उसको c बोल देंगे. अभी तक हमने x y z लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको a b c भी हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट स्टेप विल बी जस्ट द कांस्टेंट. सो इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट हियर एंड गेट इट एज सपोज k. क्योंकि अभी c लेंगे तो क्या होगा, ये c के साथ वो कंफ्यूज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. तो इसलिए लेट अस टेक इट एज k, and that is multiplied by h raised to a into g raised to b and d raised to c. Okay, so now we'll apply the dimensions on both sides. तो दोनों तरफ अगर डायमेंशंस अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा प्रेशर के डायमेंशंस इज इक्वल टू k, तो डायमेंशन लेस है, बाकी h का जो डायमेंशन है उसका हमको पावर a करना पड़ेगा, g का जो डायमेंशन है उसको b से रेज करना पड़ेगा, और जो डेंसिटी d का डायमेंशन है तो उसको हमको c से रेज करना पड़ेगा. उसका तब तो अभी अगर ये सब कर देंगे. अच्छा, ये जो राइटिंग है तुमको बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं. तो अभी देखो यहाँ पे प्रेशर जो है, तो प्रेशर का हमको डायमेंशन ऑलरेडी पता है, रेडीमेड हमने लर्न करके रखा है. अगर नहीं लर्न किया है तो निकालना पड़ेगा. कैसे निकालते हैं पता है तुमको? प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स का डायमेंशन तो हमको एटलीस्ट लर्न है m1 l1 t-2. उसको अगर डिवाइड करेंगे एरिया का जो l2 होता है तो हमको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली m1 l-1 t-2. करेक्ट है. these are dimensions of pressure, so we can just copy them down here. 1 minus 1 t-2. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा m1 l-1 and t-2. ठीक है. और इस तरफ फिर हाइट h मतलब क्या है, यहाँ पे हाइट है, तो हाइट तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर हुआ करता है. तो यहाँ पे l1 आ जाएगा द होल रेज टू a केप्ट एज इट इज.
फिर वापस यहाँ पे g जो है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका डायमेंशन एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर होगा, जो कि L1 t माइनस 2 हुआ करता है, और उसका रेज टू b एज इट इज बचेगा। और तीसरा जो है डेंसिटी, अब यहाँ पे डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का बनता है m1 और नीचे वॉल्यूम का L3 जो ऊपर जाके L माइनस 3 बन जाता है, और फिर रेज टू c is kept as it is, and then we can just say this will be in the next step m1 L minus 1 t minus 2 which is going to be equal to, अब यहाँ पे देखो सिमिलर टर्म्स जो है वो उनके पावर्स ऐड होंगे, उससे पहले ये ब्रैकेट ये जो है पावर्स तो सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे आएगा L रेज टू a इंटू यहाँ पे आ जाएगा L रेज टू b एंड t रेज टू माइनस 2b, और फिर तीसरे ब्रैकेट में आ जाएगा m रेज टू c एंड t रेज टू माइनस 3c। ठीक है, अभी फिर यहाँ पे m रेज टू 1 L रेज टू माइनस 1 t रेज टू माइनस 2 kept as it is which is going to be equal to L। अब यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है उनका पावर ऐड हो जाएंगे। कौन कौन कॉमन है देखो, सबसे पहले लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करने का, ये पहले m रखने का, फिर L और फिर t रखने का। तो देखो m किधर है, फर्स्ट टर्म में तो है नहीं, सेकंड टर्म में भी नहीं है, थर्ड टर्म में डायरेक्ट, तो वो m का जो पावर है वो c रहेगा, क्योंकि उसका कोई दूसरा टर्म है ही नहीं, एक ही टर्म है m का, तो m रेज टू c एज इट इज। अभी l के देखो तीन तीन टर्म्स है, दिख रहे हैं, a यहाँ पे b और ये माइनस नहीं, बस दो ही टर्म्स है, सॉरी तो यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा सिंपली, तो ये बन गया a प्लस बी। ओके, और तीसरा जो t का जो टर्म है वो भी माइनस 2b और माइनस 3c, ये ऐड होके यहाँ पे माइनस 2b माइनस 3c बनेगा एज इट इज। ठीक है, तो अभी हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द powers of m, l and t. What can we get is, we can get three equations, check. So first equation will be like 1 is equal to c simply, तो इक्वेशन क्या, हमको तो वैल्यू मिल गया उसमें से, c का वैल्यू मिल गया 1। ठीक है, बाकी अभी l जो है, l का पावर यहाँ पे माइनस 1 है, जो कि यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, तो इसलिए हमको मिल रहा है यहाँ पे a प्लस बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और तीसरा जो है वो इक्वेशन देखो, यहाँ पे t का जो पावर है ये माइनस 2 के बराबर होना चाहिए, तो उसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमको तीसरा इक्वेशन मिलेगा माइनस 2b माइनस 3c which is going to be equal to माइनस 2। ओके, अभी इसमें से ये जो c का वैल्यू है जो कि 1 हमको मिल गया है ऑलरेडी, तो ये c का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये जो इक्वेशन है हमारे पास माइनस 2b माइनस 3c इक्वल टू माइनस 2, इसके अंदर पुट करो तो वो बन जाएगा माइनस 2b माइनस 3 इंटू सी के बदले डाल दिया 1 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस 2, करेक्ट है, जिससे हमको मिलेगा माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, जिससे हमको मिलेगा माइनस 2b इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 2, मतलब ये बन रहा है माइनस 2b इज इक्वल टू 1, मतलब b इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने, अरे शिट 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 शिट, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये t रेस टू माइनस 3c दिख रहा है, ये मिस्टेक नहीं है क्या, इधर क्या है, l रेस टू माइनस 3c है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे l रेस टू माइनस 3c आना चाहिए, t कैसे आया। ओके, तो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसमें, t हटा के उसके बदले ये l डालना है हमको, इधर भी l ही आएगा, फिर नहीं ये भी गड़बड़ हो गया, हमने t के साथ मिक्स कर दिया ना उसको, तो ये ठीक है प्रॉपर करेंगे। देखो इधर तक तो करेक्ट है,
अब यहाँ पे देखो ये जो एल के कितने टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो एल रेस टू ए आ गया एज इट इज, एल रेस टू बी, टी रेस टू माइनस टू बी, एम रेस टू सी एंड एल रेस टू माइनस थ्री सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एम का सी जो है वो तो करेक्ट है, ये एम रेस टू सी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एल का जो है एक ये टर्म और ये तीसरा टर्म है, देखो तीन तीन टर्म्स है एल के बराबर। तो इसलिए फिर यहाँ पे एल का जो पावर है वो बनेगा a प्लस बी एंड दिस माइनस थ्री सी ऑल्सो विल वी हियर। तो यहाँ पे आ जाएगा वो माइनस थ्री सी, और फिर टी का एक ही टर्म है यहाँ पे, तो टी का एक ही टर्म आएगा यहाँ पे जो कि टी रेस टू माइनस टू बी, दैट्स इट। एंड नाउ वी कैन जस्ट इक्वेट द पावर्स ऑफ m, l एंड t एंड देन वी गेट इट एज, तो c का वैल्यू 1 मिल रहा है हमको। ठीक है, वो तो वैसे भी मिल रहा था। बाकी ये जो l का जो पावर है वो अगर इक्वेट करेंगे ना, l का पावर क्या है देखो, a प्लस बी माइनस थ्री सी, इसको हमको इक्वेट करना है, उधर l का पावर क्या है, ये देखो माइनस वन, करेक्ट है, तो इस माइनस वन के साथ उसको इक्वेट कर दो, तो ये देखो यहाँ पे बन गया माइनस वन। एंड तीसरा जो है ये t का जो पावर है माइनस टू बी, उसको इक्वेट कर दो इस माइनस टू के साथ, बस खत्म। तो ये देखो माइनस टू बी is going to be same as minus 2, ओके, जिससे हमको b का वैल्यू मिल जाता है देखो, तो b is going to be equal to minus 2 divided by minus 2, so that minus 2 gets cancelled and we are left with b equal to 1. And now we have to put these values of a, c and b in this equation here. तो ये इक्वेशन के अंदर हमको ये a, c और b के वैल्यूज रखने हैं, जिससे हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 1, और माइनस थ्री इंटू सी का वैल्यू भी कितना आया 1, तो ये डाल दिया इधर 1 और दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा a प्लस वन माइनस थ्री इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, जिससे हमको मिल रहा है नेक्स्ट स्टेप में a माइनस टू इज इक्वल टू 1, जिससे बन रहा है a इज इक्वल टू 2 प्लस 1, मतलब ही a is going to be equal to 9. a plus b minus 3c equal to minus 1 ना, हाँ minus 1, right, ये minus 1 इधर, तो ये minus 1, तो ये भी minus 1, और इसकी वजह से यहाँ पे ये minus 2 जो है वो उस तरफ चला जाएगा तो वो plus 2 हो जाएगा, और उसकी वजह से ये plus 2 और minus 1 जो कि a equal to 1 आ जाएगा। समझा ठीक से? तो देखो a इक्वल टू 1 मिल गया, फिर b इक्वल टू 1 मिल गया, और c का भी वैल्यू 1 मिल गया। तो देखो ये सब वैल्यूज अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 1 है, सो इफ यू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी कैन जस्ट गेट द प्रेशर, इक्वेशन ऑफ प्रेशर टू बी k इंटू h रेस टू a मतलब 1 इंटू ग्रेविटी g रेस टू 1 एंड डेंसिटी रेस टू 1 अगेन, तीनों का पावर 1 1 1, मतलब वो लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k is found to be equal to 1, so that we get this as p is equal to h g into d as a final equation for pressure, that's all. okay, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया? ठीक है, so let us see the next of the same type. अभी थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे, चलो ठीक है। सपोज दैट द सेंट्रिपिटल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब हम घुमाते हैं ना, सपोज ये एक स्ट्रिंग है और ये एक पत्थर है, और इसको हमने इस तरह से गोल गोल घुमा दिया हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर, तो घुमाने से इसके लिए इसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। दैट सेंट्रिपिटल फोर्स
depends on the mass of object, that is m, radius in which it is revolved r, and the तीसरा चीज जो है velocity with which it is moving v, velocity. तो ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है. The centripetal force depends on the three things. One is the mass of object, that is m. The second is velocity of object, that is v. और तीसरा है radius of circle, तो r. ओके, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. Just establish the relationship between centripetal force F and mass, velocity and radius. That's all. So how will you find it out? It's सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? Let centripetal force be denoted by F. ठीक है, उसको F से डिनोट करेंगे. तो F is going to be directly proportional to some power of mass, that is m raised to x, then some power of v raised to y, and some power of radius, that is r raised to z. ठीक है, and then the next step here, force will be some constant k into m raised to x into v raised to y and r raised to z. ओके, तो अभी यहाँ पे डायमेंशंस डाल देंगे सबके. तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स के डायमेंशंस, जो कि k is going to be a constant, so it's dimensionless. Forget about that. So directly go to the mass and raise its dimensions by x. The dimensions of velocity are to be raised by y, and the dimensions of radius are to be raised by z. Now we know the dimensions of force. They are m1, l1, t minus 2, and that should be equal to the mass. Mass matlab m1 again, so raised to x as it is. Velocity का हमको पता है l1 t minus 1 raised to y as it is, and radius तो लेंथ ही होता है एक तरह से, तो इसलिए वो l1 हो गया, तो l1 raised to z kept as it is. Now we can say this will be m1 l1 t minus 2, which is going to be equal to, देखो यहाँ पे m1 raised to x, मतलब m raised to x ही हो गया वो, और फिर इधर l raised to y into t raised to minus y, और इधर l raised to z as it is. जिसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 l1 t minus 2 can be supposed to be equal to m raised to x alone. ये एक ही टर्म है m का, लेकिन l के देखो दो टर्म्स दिख रहे हैं, तो जिसमें यहाँ पे y plus z आ जाएगा l के पावर में, और बाकी t का भी एक ही टर्म है, तो t raised to minus y will kept as it is. Now if we equate the powers of all three, m, l and t, we can say that the first equation we have here is 1 is equal to x, right? So 1 is equal to x. दूसरा हमको मिल रहा है y plus z, उसका वैल्यू कितना बन रहा है? 1 बन रहा है. चेक करो. Okay. एंड तीसरा जो इक्वेशन हमको मिल रहा है वो है t का पावर इक्वेट करने से, जो कि बन रहा है माइनस y मस्ट बी इक्वल टू, इधर का t का पावर कितना है? माइनस 2, सो सिंपली माइनस 2. तो अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस y मतलब ही अब अगर ये दोनों की तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ माइनस y, which is going to be equal to minus of minus 2. So that minus minus becomes plus, and we are left with y is equal to plus 2. So ये एक वैल्यू तो हमको मिल गया, और x का वैल्यू तो ऑलरेडी मिला हुआ है, x is going to be equal to 1. तो बाकी बचा z, which can be found out from using this equation. तो अगर हम वो डाल देंगे तो हमको मिलेगा y is equal to 2. तो 2 plus z is equal to 1. Be careful, z जो है वो तुम्हारा 2 के जैसा नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो इसलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा z is going to be equal to 1 minus 2, so that z becomes actually equal to minus 1. समझा कैसे? So z is going to be equal to minus 1, and we have got the value of z also, no doubt.
And once we get all these three values, we can put them in the equation number 1, which is here. This is equation number 1. So if you put it here, then we get the force F, which is equal to K, which is some constant, into m का पावर x, जबकि यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, इंटू वेलोसिटी का जो पावर है वो y, जो कि यहाँ पे 2 मिल गया हमको, तो वेलोसिटी के पावर में 2 डालना है, नो डाउट। और फिर यहाँ पे रेडियस का जो पावर है वो -1 आ गया। अभी देखो यहाँ पे गड़बड़ ऐसा है कि -1, r⁻⁻1 का मतलब क्या होता है कि हमको पता है ऑलरेडी, यस 1/r। हाँ, क्योंकि हमको पता है एनी नेगेटिव पावर ऑफ एनी नंबर gives us the 1 upon positive power of the same number। ये फॉर्मूला हमारे पास था 9th स्टैंडर्ड में, तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा r⁻⁻1 का मतलब बनेगा 1 upon r। So if you put it here, then we can get this as f is equal to k into m into v square into 1 upon r, मतलब ये mv square upon r। ऐसे लिख सकते हैं उसको, r को नीचे डाल देंगे डायरेक्ट, और by experiments k is found to be equal to 1। So since k is 1, we can get, अभी k equal to 1, ये हमेशा k equal to 1 ही नहीं होता है, it may be different, but it's a coincidence now here that in every example we are getting that k equal to 1 from experiments। So we can say that the centripetal force is given by the formula mv square upon r, that's all। This is the formula for centripetal force which we have developed just using the dimensions। Okay, so just take the screenshot and we'll stop here। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है इससे हमको ये पता चल रहा है कि we can find out the equation for any quantity if just the dependence is known। अगर डिपेंडेंस हमको पता है तो तुरंत हम उस क्वांटिटी का इक्वेशन बना सकते हैं आराम से, और उसका ही जो टेक्निक है वो टेक्निक हमने आज सीखा। उसके ऊपर के और 2-3 एग्जांपल्स हमको लेने हैं, वो हम कल करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर रूट वाले जो इक्वेशंस होते हैं, रूट और 1 अपॉन रूट या क्यूब रूट, उस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं वो भी हम डेवलप कर सकते हैं, वो भी इक्वेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन सिर्फ एक्स वाई जेड के जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शनल आते हैं, फ्रैक्शनल, मे बी 1/2 या 1/3 या 1/4 ऐसे आ सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जो इक्वेशंस है वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं, और आज के लिए भी आपका होमवर्क यही रहेगा कि आज जो हमने क्वेश्चंस किए वो तुमको करने हैं, नोटबुक में करने हैं, ठीक है, बिना देखे करने हैं। अगर चाहिए तो उसको 2 बार करो, 3 बार करो, जब तक प्रैक्टिस हो, तो लगता है कि प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ है ऐसा लगता है तो और एक बार करके देखो, 2-3 बार सॉल्व करके देखो सेम एग्जांपल, ठीक है। प्रतीक्षा, तुमने किया क्या कल के एग्जांपल्स? प्रतीक्षा, ठीक है, चलो। तो अभी 4 बजे एक्चुअली दूसरा लेक्चर ही है, मैथ्स का लेक्चर है। जस्ट 5 मिनट के बाद मैथ्स के लेक्चर के लिए ज्वाइन करो। प्रतीक्षा, सुन रही हो ना? ठीक है, सो लेट अस एंड दिस लेक्चर। कल बायो का लेक्चर होगा, ठीक है, बायो का लेक्चर कल होगा। थैंक यू सर।